हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और स्टूडेंट, आज हमारा केमिस्ट्री सॉल्यूशन का लास्ट पार्ट है। आज ये जो है हमारा हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो टॉपिक जो दे रखा भैया, अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज जाकर के विजिट कीजिए। बेहतरीन टॉपिक्स हैं, अच्छे से पढ़ाया गया है। और अपने कमेंट पे सजेशन जरूर दिया करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी किया करें। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं असामान्य, हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्टूडेंट? बोलिए, असामान्य अणु भार या द्रव्यमान। ठीक है ना, तो ये चीज हम आज पढ़ने जा रहे हैं भाई। ओके, तो क्या होता है असामान्य अणु भार? सुनिएगा ध्यान से। जब किसी विलेय को या विद्युत अपघट्य को, जब किसी विलेय या विद्युत अपघट्य को विलायक में विलय किया जाता है तो उसका संयोजन या वियोजन हो जाता है, एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो जाता है। फलस्वरूप उसका प्रेक्षित अणुभार एबनॉर्मल मास, प्रेक्षित अणुभार उसके सामान्य अणुभार से क्या होता है स्टूडेंट? हमको भिन्न प्राप्त होता है, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं? असामान्य अणुभार कहते हैं। और ये जनरली किसके लिए निकाला जाता है या फाइंड किया जाता है? ये किसका होता है? किसका? विलायक का असामान्य अणुभार नहीं होता जी। विलायक तो खुद उसमें डिसॉल्व हो रहा है। कौन हो रहा है? विलय हो रहा है, सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का क्या होता है भाई? असामान्य अणुभार प्राप्त होता है। इतना चीज समझ में आ गया? अब समझते हैं स्टूडेंट क्या होता है संगुणन। संगुणन और वियोजन। संगुणन क्या होता है देखिएगा, एसोसिएशन। ठीक है, जब किसी विलय को विलायक में घोला जाता है, मिलाया जाता है, तो उसका जो है प्रेक्षित अणुभार उसमें संगुणन या क्या हो जाता है? वियोजन हो जाता है। तो संगुणन या वियोजन होने के बाद उसका जो प्रेक्षित अणुभार है वो सामान्य अणुभार से क्या होता है? डिफरेंट प्राप्त होता है। एकदम आसान है, एकदम आसान। बस मुझे कॉपरेट कीजिए, सुनते रहिए। क्या होता है संगुणन? एकदम आसान है, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। अब देखो भैया, संगुणन क्या है, एसोसिएशन क्या है, उसको समझिएगा। जब किसी विलयन में, एक तो सामान्यता ये जानिए, संगुणन का मतलब होता है जुड़ना, एड होना। समझ में आ रहा है? तो जब किसी विलयन में विलय के कणों का संगुणन होता है, एसोसिएशन होता है, जुड़ाव होता है, तो उसका जो है अणु संख्या गुण में कमी होती है। रीजन क्या है? क्योंकि हमारा संख्या में क्या हो जा रही है? कमी हो जा रही। जुड़ने से क्या होगा स्टूडेंट? संख्या में कमी हो जाएगी। सपोज दैट ये दो अणु है, दो परमाणु है, और दो परमाणु मिलाकर के क्या बना लिए? एक अणु बना लिए। तो क्या हो रहा है भाई? अणुओं की संख्या में क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो अणुओं की संख्या में कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? अणु संख्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है आपका डिक्रीज हो जाएगा। और कौन कौन सा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? कौन कौन सा है बोल दो भैया एक बार जल्दी से। हमारा है परासरण दाब, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, आपका लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन, और हमारा आता है आपका वाष्प दाब में अवनमन। तो इतने सारे हमारे जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, वो सबके सब क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? इसके कारण क्या हो जाएंगे? संगुणन के कारण क्या हो जाएंगे भाई? अभी हम रिलेशन देखेंगे, उसमें है ना, उसमें क्या हो जाएंगे? कमी हो जाती है। तो देखो संगुणन क्या है, एक उदाहरण लेता हूं मैं, यह समझ लो पहले। जब किसी विलयन में विलय के कणों का संगुणन होता है, एसोसिएशन होता है, तो उसके कॉलिगेटिव अणु संख्या गुण कम हो जाते हैं। किंतु स्टूडेंट क्या होता है? किंतु उसका जो है आपका प्रेक्षित अणुभार सामान्य अणुभार से अधिक प्राप्त होता है। इतना आपको लिखना है। अब कैसे? वो ये देखो, सपोज दैट कि मेरे पास एक है एथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल है। ठीक है, क्या है? एसिटिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल है। अब एथेनोइक अम्ल के स्टूडेंट मैं क्या कर रहा हूं? दो परमाणुओं को, ये दो अणु है, ठीक है, इनको आपस में क्या करता हूं मैं? डिसॉल्व करता हूं। तो इनमें क्या होता है? क्या प्रॉपर्टी पाया जाता है कि ये जो है
क्या हो जाते हैं स्टूडेंट, संगुणन हो जाता है इनका। क्या हो जाता है बोलो, संगुणन हो जाता है। और कितना बन जाता है, एक बन जाता है। अब कितना बन गया, एक। कितना बन गया भाई, एक। मैं एकदम इससे भी आसान उदाहरण दूंगा, थोड़ा सा समझिएगा बस। पहले देखिएगा, पहले अणुओं की संख्या कितनी थी, कितना था भाई बोलो, 2। अभी अणुओं की संख्या कितनी हो गई, 1। तो जब ये अणु संख्या गुण जो है क्या हो जाएंगे, इसके कारण डिक्रीज हो जाएंगे। एक चीज हमको समझ में आ गया सर, ओके। नेक्स्ट देखो भाई, इसका जो है एक का कितना था, CH3COOH एथेनोइक अम्ल का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा। तो ये देखिए 12 3, ठीक है, ये 4 कर दीजिए, हाइड्रोजन पूरा 4 हो गया। देखो ये हो गया हमारा 2 ठो कार्बन है, तो कार्बन का कितना हो जाएगा स्टूडेंट, एक का होता है 12, 6 दूनी 12 होता है कि नहीं होता है भाई, तो 12 दूनी हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा हम लोग का स्टूडेंट 4, और 2 ऑक्सीजन हैं, एक ऑक्सीजन का होता है 16, देन 2 का कितना हो जाएगा 32, ओके ना। तो ये हो जाएगा 4 4 8 and 2 10 0 एंड कैरी 1, ठीक है, और 4 8 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ओके ना। तो ये हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा बोलो 60। तो एक हमारा जो है CH3COOH, इस चीज का जो मॉलिक्यूलर वेट है, नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट जो है वो हमारा निकल के आ रहा है कितना, 60। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन स्टूडेंट प्रेक्षित में क्या हो गए, दोनों जुड़ गए हैं। जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं भाई, यह अलग अलग था, तो एक का कितना था 60, और यहां दोनों क्या हो गए, जुड़ गए। तो जुड़ने के बाद इनका क्या हो जाएगा, एब नॉर्मल। जो एब नॉर्मल हो जाएगा स्टूडेंट, प्रेक्षित हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा भाई, बोलो कितना हो जाएगा, 120। 2 ठो जुड़ गए तो कितना हो जाएगा 120। कैसे जुड़ते हैं ये भी देख लीजिएगा, CH3COH, ठीक है स्टूडेंट, OH एंड O, एक हो गया, देख लीजिए जी, CH3COOH, एक क्या है, एथेनोइक एसिड है। जब इसको डिसॉल्व किया जाता है, विलायक में इस विलय को डाला जाता है, तो क्या होता है पता है, पहले एक ही था, इसलिए इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया, 60 हो गया, ठीक है ना। ये क्या होता है, जब आप इसको घोलते हो पानी में, तो क्या होता है बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा, C एंड CH3, ये देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा ये जुड़ जाते हैं स्टूडेंट। ये क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो 2 ऋण विद्युती के बीच में एक धन विद्युती है, तो ये क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाता है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं। तो अब देखो इसका जब 60 था भाई, तो इसका 60 कितना हो गया, 180 हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया, पहले अच्छे से समझिए, सॉरी यार 120, 120 हो गया, 60 और 60 कितना हो गया, 120 हो गया। पहले कितने थे, 2 थे, ये अलग अलग थे, लेकिन क्या हो गए, जुड़ गए, तो अब कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये जो अणुओं की संख्या क्या थी, घट गई, और आपका आणविक द्रव्यमान क्या हो गया, बढ़ गया। समझ में आ गया। तो ये है हमारा संगुणन। क्या है बोलो, संगुणन। अच्छे से समझ में आ गया सबको। अब भी नहीं समझ में आया होगा ना, तो एक सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूं। 2 हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर के एक हमारा हाइड्रोजन का अणु बनता है कि नहीं। यहां आपके परमाणुओं की संख्या कितनी है, संख्या बताओ मुझे, 2 है, और यहां कितना संख्या है, 1 है। ये कोई चीज होगा मेरे भाई, ये कोई चीज होगा, और दोनों जुड़ करके हमारा क्या बना रहा है, एक चीज बना रहा है। थोड़ा बड़ा बनाएंगे ऐसा, एक चीज बना रहा है। तो यहां अणुओं की संख्या में क्या हो रही है, कणों की संख्या में क्या हो रही है, कमी हो रही है। लेकिन आप ये देखिएगा, क्या चीज देखिएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 1, इसका भी मॉलिक्यूलर वेट होता है 1, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यही तो है संगुणन। अब समझ में आ गया अच्छे से आपको, वेरी गुड वेरी गुड, हमको अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है, वियोजन। क्या देखेंगे बोलो, वियोजन, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डिसोसिएशन। ठीक है, तो व्हाट इज अ डिसोसिएशन, वियोजन। सुनो भाई क्या होता है, जब किसी विलयन में विलय के कणों का वियोजन होता है, डिसोसिएशन होता है, तो उनमें कणों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है बोलो, वृद्धि हो जाती है। और कणों की संख्या में वृद्धि होने के फलस्वरूप स्टूडेंट क्या होता है, हमारा अणु संख्या गुण में वृद्धि होती है, किंतु उसका प्रेक्षित अणुभार सामान्य अणुभार से कम प्राप्त होता है।
कैसे, इधर देखिएगा, पोटेशियम क्लोराइड है स्टूडेंट, क्या है बोलो, पोटेशियम क्लोराइड है, एक है, क्या है भाई बोलो, एक है, अभी एक ही है ना। अब ये क्या होता है, जब इसका वियोजन होता है तो ये हो जाता है सोडियम प्लस एंड क्लोरीन, सॉरी सोडियम नहीं पोटेशियम है, पोटेशियम प्लस एंड क्लोरीन माइनस हो जाता है। अब कितने हो गए बोलिए, 2 हो गए सर, हुआ कि नहीं। तो वियोजन में क्या हो रही है, कणों की संख्या में वृद्धि हो रही है। दूसरा चीज Mb जो होता है स्टूडेंट, इसका एब नॉर्मल जो होता है, पोटेशियम क्लोराइड का एब नॉर्मल जो होता है स्टूडेंट, पोटेशियम क्लोराइड का एब नॉर्मल जो होता है वो होता है हमारा 74.5, व्हाट 74.5, बट एब ऑब्जर्व जो है आपका एब नॉर्मल जो होता है, एब नॉर्मल जो होता है वो हमारा हो जाता है स्टूडेंट 38। तो क्या हो रहा है, हमारा मॉलिक्यूलर वेट में डिक्रीजिंग हो रही है, कमी हो रही है। समझ में आ गया ये चीज, अच्छे से सबको अच्छे से समझ में आ गया भाई। और अभी भी नहीं समझ में आया होगा तो फिर से वही एग्जांपल देखिएगा, हाइड्रोजन अणु है। सपोज करते हैं कि हाइड्रोजन अणु जो है हमारा डिसॉल्व करने पर, मान लेते हैं ऐसा है ना, तो क्या हो जाता है H और H+ में टूट जाता है, ठीक है। तो अभी कितना था, 2 था, और अब सॉरी 1 था, अब कितना हो गया भाई 112 हो गया। यहां कितना था, 2 था, और यहां हमारा हो जाता है 1 और 1, तो क्या हो रही है, कमी हो रही है। एक हाइड्रोजन को हम देखें तो कितना हो गया, 1। तो ये है हमारा क्या चीज, वियोजन। सबको समझ में आ गया। ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग देखेंगे इसमें वान टॉप जो है, वान टॉप साहब है, उन्होंने इन समस्याओं को दूर करने के लिए, इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए एक क्या चीज दिया, एक फॉर्मूला जनरेट किया। वही वान टॉप साहब है जिन्होंने परासरण दाब पर एक जबरदस्त काम करके दिया है, ठीक है। परासरण दाब उन्हीं का दिया हुआ है, तो उसी के जरिए से आज हम लोग देखते हैं आपका आरओ काम कर रहा है, आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस, जितने भी ठीक है, प्यूरेट्स वगैरह है जो पानी वगैरह को साफ करने के लिए काम करता है। ब्लड, हमारा ब्लड किस पर काम कर रहा है भाई, ब्लड और यूरिन कैसे प्यूरिफाई होते हैं, परासरण ऑस्मोटिक के द्वारा होता है, ठीक है। तो उन्होंने ही क्या किया, एक हमारा वान टॉप घटक दिया। वान टॉप साहब है घटक, ठीक है। क्या चीज बताया उन्होंने, क्या बताया भाई कि किसी भी विलेय के लिए उनका जो है प्रेक्षित, क्या बोलो, सामान्य विलेय का, किसका, विलेय का, सॉल्यूट का विलेय का सामान्य अणु जो भार होता है, सामान्य अणु भार वह जो है स्टूडेंट उसका, और विलेय का असामान्य या प्रेक्षित जिसको हम बोलते हैं ना, असामान्य प्रेक्षित अणु भार, इन दोनों का जो रेशियो है, अनुपात है, उसको उन्होंने क्या बताया, वान टॉप घटक बताया। क्या बताया, वान टॉप घटक बताया, घटक, जिसको उन्होंने सिंबल किससे शो कर दिया भाई बोलो, आई से, घटक से शो कर दिया, आई से। तो ये एक फॉर्मूला जनरेट हुआ, विलेय का सामान्य अणु भार और विलेय का असामान्य प्रेक्षित अणु भार। अब इससे कुछ निष्कर्ष निकल के आए हैं स्टूडेंट। क्या निष्कर्ष, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिख सकते हो, एम आपका हो जाएगा नॉर्मल डिवाइडेड बाई एम एबनॉर्मल हो जाएगा। समझ में आ गया, ऐसा शॉर्ट में लिखा जा सकता है, ये है फॉर्मूला। अब इससे क्या क्या निष्कर्ष आए उसको ध्यान से सुनिएगा। नोट, पहला नंबर, बढ़िया निष्कर्ष निकल के आया। क्या निकल के आया ये सुनो, यदि किसी विलयन में विलेय का संगुणन होता है, क्या होता है, संगुणन होता है, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुन के लिख लीजिएगा। यदि किसी विलयन में विलेय का क्या होता है, संगुणन होता है, तब स्टूडेंट क्या होता है, सुनिएगा, तब I is less than 1, I is less than 1, या I is less than 1 है तो कौन सी क्रिया होगी, एसोसिएशन, संगुणन की क्रिया होगी। कैसे आया ये सुनो, कैसे आया ये सुनो। एग्जाम्पल है स्टूडेंट, हमारा संगुणन हमने किस में देखा था, CH3COOH में देखा था कि नहीं भाई। तो I इज इक्वल टू, इसका आप थोड़ा सा प्रीवियस देख लीजिएगा, इसका जो है नॉर्मल क्या था, नॉर्मल है स्टूडेंट इसका 60, और एब नॉर्मल क्या आया था, प्रेक्षित क्या आया था 120। तो इनको जब आप
सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 0.5। तो 0.5 इज लेस देन 1। तो जब भी आपका वांट अपघटक का मान 1 से कम है तो उसमें कौन सी क्रिया होगी? संगुणन की क्रिया होगी। ठीक है, यह संगुणन की क्रिया हो रही है तो वो क्या हो जाएगा हमारा i इज लेस देन 1 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? और इस स्थिति में हमारा हो जाएगा स्टूडेंट क्या चीज? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हो जाएगा वो हो जाएगा डिक्रीज। क्या हो जाएगा बोलो? डिक्रीज। अणु संख्यक गुण क्या हो जाएगा? अणु संख्यक कम होगा। अणु संख्यक कम होगा। ये समझ में आ गया? इसी प्रकार दूसरा नोट है स्टूडेंट हमारा, यदि वियोजन होता है तब हमारा जो होता है स्टूडेंट i इज ग्रेटर देन हो जाता है 1। अब कैसे होता है वो भी समझ लीजिएगा। एग्जाम्पल अभी हमने देखा पोटेशियम क्लोराइड का। अब सबको पता है पोटेशियम क्लोराइड के लिए मैं निकालूंगा तो पोटेशियम क्लोराइड के लिए सबको पता है, सबको ही जानते हैं। पोटेशियम क्लोराइड का होता है आपका नॉर्मल जो होता है स्टूडेंट वो होता है 3075.5 और इसका प्रेक्षित जो आया है एब नॉर्मल जो आया था वो आता है आपका 30 बोल दो भाई 8 आता है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे स्टूडेंट तो 1.9 कुछ समथिंग जो है आएगा। ठीक है ना, समथिंग कुछ आएगा। तो इसमें निष्कर्ष हमारा निकल के आता है कि अणु संख्यक गुण में क्या होगा? अणु संख्यक गुण में क्या होगा? वृद्धि होगी। समझ में आ गया? तीसरा, अब तीसरा देखिएगा स्टूडेंट, तीसरा क्या है? यदि वो विद्युत अपघट्य है। क्या चीज है बोलो? प्रबल विद्युत अपघट्य है। तो प्रबल विद्युत अपघट्य में क्या हो जाता है? या वो जो है डिसॉल्व नहीं हो रहा, तो डिसॉल्व नहीं हो रहा है तो उसका एब नॉर्मल और आपका नॉर्मल जो है दोनों क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? इक्वल हो जाएंगे। बोलो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल की केस में हमारा हो जाएगा i इज इक्वल टू हो जाएगा 1। यदि वो जो है विद्युत अपघट्य है, सॉरी वो जो है आयनित नहीं हो रहा है, डिसॉल्व नहीं हो रहा है, तब की केस में। इतना सब कुछ समझ में आ गया? प्लीज किसी को नोट करना होगा तो कर लीजिए, अन्यथा हम इसको मिटा रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब देखते हैं क्या चीज हम लोग, अब हम लोग देखते हैं भाई कि इनका जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं कैसे डिपेंड करता है। सबको पता है क्वथनांक में उन्नयन क्या है? क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, तो क्या होता है बताइए क्वथनांक में उन्नयन? आप सबको पता है इंक्रीजिंग इन बॉइलिंग पॉइंट क्या लेके आए थे हम लोग? डेल टी बी। ठीक है, डेल टी बी इज प्रोपोर्शनल टू होता है एम। जाकर के मेरे प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, एकदम अच्छे से समझाया हूं, कभी नहीं भूलोगे जीवन में, लाइफ में। ठीक है, तो डेल टी बी इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट, जब हम इसको हम क्या किसके लिए लागू करेंगे? वांट अप के लिए लागू करेंगे, अप्लाई करेंगे वांट अप के लिए। तो यहां पे आ जाता है आई और प्रोपोर्शनल का साइन हटता है स्टूडेंट, तो सबको पता है के बी लगता है बॉइलिंग। ठीक है, एक आपका कांस्टेंट लगता है और यहां आ जाएगा एम। इसी प्रकार जब हम लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट में देखते हैं आपका हिमांक में अवनमन, तो उसके लिए हो जाता है डेल टी एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम। ये हमने देख रखा है। तो डेल टी एफ दैट इज इक्वल टू आई और यहां पे हो जाएगा के एफ एम। हिमांक में अवनमन स्थिरांक कहते हैं इसको, है ना। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, आपने सब लोगों ने देख रखा है किस लिए? परासरण दाब के लिए। तो परासरण दाब के लिए जब इसको अप्लाई करोगे तो पाई इज इक्वल टू सबको पता है CRT आया था कि नहीं आया था? या N/V/RT आया था भाई, बोलो आया था कि नहीं आया था? आया था सर। तो पाई इज इक्वल टू यहां पे हमारा क्या आ जाएगा? IN/V और C को हटाइएगा, T रहेगा यहाँ पे। C तो इसका वैल्यू होता है ना, कॉन्सेंट्रेशन N/V। तो ये हो जाएगा। और इसी प्रकार स्टूडेंट हमारा एक चीज और बच गया था, सॉरी, वाष्प दाब में अवनमन। तो वाष्प दाब में अवनमन जो था वो होता है XB, मतलब समझते हो ना क्या चीज है ये? XB इज इक्वल टू हो जाता है हमारा बोलिए PA0 माइनस PA डिवाइडेड बाई PA0। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और यह है मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज। तो इसके लिए हो जाएगा XB इज इक्वल टू I PA0 माइनस PA डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? PA0। तो ये समझता है स्टूडेंट वांट अप घटक के लिए अणु संख्यक गुण। तो ये सब जो है क्या है? हमारे फॉर्मूले हैं। कभी कभी इनमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं, मतलब आपको बोल दिया जाएगा सपोज दैट करो, एक आध क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग कि ये जो हमारा फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पे,
है ना। यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है स्टूडेंट, आपको उसका क्या दे देगा, मोलरता देगा, या फिर इस मोलरता का वैल्यू तो सबको पता है WB डिवाइडेड बाई MB मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है, बोलो भाई जल्दी से बोल दो, हमारा हो जाता है V नहीं आता भाई, W आता है मोलरता में, kg किलोग्राम में, सॉरी यहाँ ग्राम में आ जाएगा, है ना। ये फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ आपको कुछ कुछ चीजें दे दिया रहेंगे, जैसे कि लाइक देन क्या दे देगा, KF का वैल्यू दे दिया रहेगा, ठीक है। विलेय दे दिया रहेगा, तो विलेय दे दिया रहेगा तो उसका आप मॉलिक्यूलर वेट ऐसे निकाल सकते हो। विलायक दे दिया रहेगा स्टूडेंट, तो आपको बोल देगा 1/2 घटक का वैल्यू फाइंड करो, या बोल देगा इसका भी दे दिया रहेगा, आपको बोल देगा कि हिमांक में अवनमन का मान ज्ञात करो। तो ऐसा कुछ आपको क्वेश्चंस जो है आ सकते हैं, समझ में आ रहा है। ओके चलिए, अब नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा है वो टॉपिक है स्टूडेंट 1/2 घटक का व्यंजक। किसके लिए, तो 1/2 घटक का व्यंजक जो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग याद करेंगे वियोजन के लिए, डिसोसिएशन के लिए। तो कैसे होता है ये समझिएगा। माना कि एक विद्युत अपघट्य A है, क्या है बोलो, A है, और A विद्युत अपघट्य जो है हमारे n अणुओं की संख्या में क्या हो जा रही है, वियोजित हो जा रही है। कितना में, n अणुओं की संख्या में वियोजित होती है। विलय है, उसको विलायक में डाल दिए तो वो कितने संख्या में वियोजित हो रही है, n संख्याओं में वियोजित हो जा रही है। माना कि सपोज करते हैं स्टूडेंट प्रारंभिक सांद्रण में ये कितना है भाई, 1 है, और ये कितना है, 0 है। कैसे समझ में आएगा, इधर सुनिए मेरी बात को। ये कितना है, आपको एक चौक दिख रही है, प्रारंभिक अवस्था में कितना है, 1 है। विद्युत अपघट्य प्रारंभ में क्या है, 1 है, वो घुलना प्रारंभ नहीं हुआ है, वो वियोजित होना प्रारंभ नहीं हुआ है। तो वियोजित होना प्रारंभ नहीं हुआ है मतलब कितना हो जाएगा, ये 0। B कितना हो जाएगा, 0, और A कितना है, 1, क्योंकि अभी वियोजन प्रारंभ नहीं हुआ है। किंतु साम्य अवस्था में मतलब अब वियोजन होने लगा और वियोजन होना बंद हो गया, तो वो कहलाता है साम्य अवस्था। तो उस कंडीशन में स्टूडेंट ये कितना, माना कि सपोज करते हैं कि n अल्फा भागों में क्या हो गया, वियोजित हो गया, n अल्फा भागों में वियोजित हो गया। तो ये कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 1 - अल्फा। अब बोलोगे कैसे सर, मेरी बात को सुना ध्यान से सब लोग ना, सब लोग ध्यान से सुना। सपोज करो मेरे पास कितने रुपए हैं, 100 रुपए है प्रारंभ में, और आपके पास क्या है, 0 है। चलो भैया आपके पास 100 रुपए है, मेरे पास कितने हैं, 0 है, नाराज मत होना। आपके पास कितने हैं, 100 रुपए है, मेरे पास कितने हैं, 0 रुपए है प्रारंभ में, ठीक है। अब कुछ समय बाद मैंने क्या किया, आपसे कितना मांग लिया, 30 रुपए मांग लिया। मैंने कितना मांग लिया आपसे, 30 रुपए। तो आपके पास कितना बचेगा यार, कॉमन सी बात बताओ, 70 रुपए बचेगा। तो 70 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 100 - 30, क्योंकि 30 मैंने ले लिया, वही चीज तो मैं लिख दिया हूं। अब बोलोगे सर n कहां चला गया, भैया ए नंबर उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, ए नंबर है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ऐसा कुछ 70 रुपए। समझ में आ गया, मेरी बात समझ में आ गई सबको, कुछ समय पश्चात। तो ये हो जाता है साम्य अवस्था में। अब साम्य अवस्था में स्टूडेंट, साम्य अवस्था में कुल कणों की संख्या टोटल नंबर इन कितना हो जाएगा बताइएगा मुझे, 1 - अल्फा प्लस n अल्फा। कुल कणों की संख्या मतलब A विद्युत अपघट्य की संख्या और वो जो वियोजित हुआ है उनका टोटल कुल कितना है, तो वो हो जाएगा इतना। अब 1/2 घटक का जो फॉर्मूला आता है स्टूडेंट, I = हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है भाई, साम्य अवस्था में कणों की संख्या या अणुओं की संख्या, कणों की कुल संख्या डिवाइडेड बाई आपका हो जाता है प्रारंभिक अवस्था में कणों की संख्या। ये है फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा बताइए, साम्य अवस्था में कणों की संख्या कितना है, 1 - अल्फा प्लस n अल्फा है, डिवाइडेड बाई प्रारंभिक अवस्था में कितना है भाई। प्रारंभिक अवस्था में कैसे निकालोगे स्टूडेंट, इसको और इसको जोड़ दो। जैसे किसको हमने साम्य अवस्था में कुल कणों की संख्या निकाला ना, तो क्या किया हमने, जोड़ दिया। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 1 + 0 = क्या होता है, 1 होता है कि नहीं, समझ में आ गया सबको। तो ये 1/2 घटक का व्यंजक आएगा I = 1 - अल्फा प्लस n अल्फा। चाहे तो अल्फा को कॉमन निकाल दोगे तो ये हमारा आ जाता है स्टूडेंट 1/2 घटक का व्यंजक। लेकिन हमको यहाँ एक और व्यंजक निकालना है। क्या व्यंजक निकालना है, तो उसके लिए मैं इसको मिटा देता हूं। क्या व्यंजक निकालना है वो देखो आप। व्यंजक ये निकालना है वियोजन की मात्रा। क्या निकालना है, वियोजन की मात्रा, ठीक है, वियोजन की मात्रा।
कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, ये देखिए वियोजन की मात्रा कैसे निकालेंगे। I इज इक्वल टू, हमारे पास जो डेरिवेशन है I इज इक्वल टू दे रखा है 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा दे रखा है। आप क्या करो, इसको आप इधर ट्रांसफर कर दीजिएगा, इसको क्या करो इधर ट्रांसफर कर दो, I माइनस हो जाएगा 1 दैट इज इक्वल टू, दोनों में से अल्फा कॉमन निकाल लो, अल्फा, तो यहां से अल्फा कॉमन निकलेगा अंदर बच जाएगा n, और यहां से अल्फा कॉमन निकलेगा बच जाएगा अंदर में 1। तो अल्फा का व्यंजक निकालना है, मुझे डिराइव करना है, तो ये हो जाएगा I माइनस 1 डिवाइडेड बाय हो जाएगा स्टूडेंट n माइनस 1। समझ में आ गया। इसको यूज करेंगे हम लोग, इसका उपयोग करेंगे, ठीक है, इसका उपयोग करेंगे भाई। तो ये हो जाता है आपका आंसर। तो प्लीज नोट डाउन, मैं इसको मिटा रहा, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग देखेंगे किसके लिए, एसोसिएशन के लिए डेरिवेशन, ठीक है, संगुणन के लिए। तो संगुणन के लिए क्या हो जाएगा बताइएगा। ये देखो भाई, सेम वही चीज लिखेंगे। माना कि A एक विद्युत अपघट्य है जो कि n अणुओं में जो है वियोजित होता है, n कणों में वियोजित होता है। तो प्रारंभिक सांद्रण क्या हो जाएगा, बोलिए। प्रारंभिक सांद्रण तो सेम ही रहेगा, प्रारंभिक सांद्रण क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसका 1 है और इसका हो जाएगा 0। किंतु साम्य अवस्था में देखिएगा स्टूडेंट, आराम से समझिएगा ना, साम्य अवस्था में साम्य अवस्था में समझिएगा ध्यान से। कुछ जो है माना सपोज करते हैं कि अल्फा, कितना अल्फा क्या हो गया हमारा, वियोजित हो गया, संगुणित हो गया। संगुणित हो गया तो वो क्या हो जाता है स्टूडेंट, मैं अभी आपको समझाता हूं, अल्फा बाई एन। अब बोलोगे सर ये कैसे आ गया, कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल दैट ना। तो देखो भाई, संगुणन में कैसे होता है, संगुणन में मतलब होता है यार जुड़ रहा है, तो जुड़ने के कारण क्या होगा, उसका जो है अणुओं की संख्या में कमी होगी। इसलिए कमी कब होती है, या तो घटाने से या तो डिवाइड करने से। और वृद्धि कैसे होती है, मल्टीप्लाई करने से या जोड़ने से, होता है कि नहीं। अब इसको ऐसा समझ लो, देखो मेरी बात को समझना, ध्यान से सुनना। सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, एक सोडियम क्लोराइड कितना बना रहा है भाई, 1 और ये 2 हमारा क्या बना रहा है, 2 बना रहा है, 2 अणु बना रहे हैं वियोजन में। तो वियोजन में क्या हुआ, 1 के साथ कितना मल्टीप्लाई होगा, 2 हो गया। अगर सपोज करो कि ये 2 होता, कितना होता, 2 होता। सोडियम क्लोराइड जो होते हैं वो कितने होते स्टूडेंट, 2 होते। तब ये कितना बन जाता, ये बताओ मुझे। सोडियम क्लोराइड जो है वो कितना बन जाता, सोडियम और क्लोरीन अणुओं की संख्या टोटल कितनी हो जाती, जब 1 था तो 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 2 भाग में टूट गए। जब 2 है तो कितना हो जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा। तो यहां क्या हो रहा है, एक्चुअल में वियोजन में मल्टीप्लाई हो रहा था, इसीलिए मैं वहां पे लिखा था n, और वियोजन की संख्या क्या लिख दिया था, अल्फा। मेरी बात समझ में आ गई, n अल्फा लिखा हुआ था, लिखा था कि नहीं। अभी हमें अल्फा बाई एन कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं इधर समझिएगा, इसको देख लो अच्छे से, यही चीज है। 2 CH2 CH3 COOH, ये हमारा बना रहा है एक क्या बना लेता है, क्या बना, एन अल्फा मैं लिखा था ना, यहां क्या बना ले रहा है स्टूडेंट, एक तो बना ले रहा है CH3 COOH। तो एक कैसे बनेगा, 2 है वो एक कैसे बनेगा, 2 है वो एक कैसे बनेगा। 2 को मैंने क्या कर दिया, 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो कितना बन गया, 1 बन गया। बना इसको मैं अच्छे से समझाया हूं अभी, देखिए संगुणन वाले में, ठीक है। अगर ये 4 होता तब क्या होता स्टूडेंट बताइए, 4 होता तो क्या होता भाई, 4 होता तो क्या होता, 4 होता तो ये कैसे होता, ये देखिएगा 2 मिलाकर के तो 1 बन रहा है, तो 4 मिलाकर के कितने बन जाएंगे, 4 मिलाकर के कितने बन जाएंगे, 4/2 इज इक्वल टू 1 बनेंगे कि नहीं। तो यहां मैं कितना से डिवाइड कर रहा हूं स्टूडेंट, 2 से डिवाइड कर रहा हूं। यहां 2 से मल्टीप्लाई कर रहा था तो n अल्फा लिख दिया, यहां से 2 से डिवाइड कर रहा हूं इसलिए अल्फा बाई n लिख दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि हर अलग अलग अणुओं के लिए जो n की संख्या है वो भिन्न भिन्न है, तो ये इसलिए मैं क्या कर दिया, अल्फा बाई n कर दिया। अब साम्य अवस्था में कुल कणों की संख्या कितना हो जाएगा बोलो, कुल कणों की संख्या हो जाएगी स्टूडेंट हमारा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n। अब सबको पता है I इज इक्वल टू साम्य अवस्था में कुल अणुओं की संख्या, लिख लीजिएगा आप लोग ना, डिवाइडेड बाय प्रारंभिक अवस्था में कुल अणुओं की संख्या 1 + 0, तो दैट इज इक्वल टू 1 हो जाता है 1। इतना समझ में आ गया। तो इसका व्यंजक क्या निकल के आ जाएगा, I इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस, आप चाहे तो दोनों में से कॉमन ले सकते हैं स्टूडेंट अल्फा को, तो इसमें से मैं क्या ले लेता हूं, प्लस अल्फा कॉमन ले लिया, 1 प्लस अल्फा कॉमन ले लिया, तो अंदर में क्या बच जाएगा भाई बोलो, 1/n माइनस 1। यहां से अल्फा कॉमन आएगा -1 और यहां से अल्फा कॉमन आएगा 1/n। तो ये आ गया
वन था घटक का व्यंजक। अब दूसरा हमको क्या निकालना है, मैं बताया था आपको अल्फा का वैल्यू। तो अल्फा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये देखिए, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, i माइनस वन दैट इज इक्वल टू अल्फा 1/n-1। अल्फा का व्यंजक कैसे निकल जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा i माइनस वन डिवाइडेड बाई 1/n-1। समझ में आ गया। तो ये हो जाता है आपका खत्म। समझ में आया। अब कुछ न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं, लगे हाथ। ठीक है, न्यूमेरिकल कर ले भाई, कर ले क्या, बिल्कुल कर लेते हैं। ठीक है, तो प्लीज नोट डाउन इसको। समझ में आ गए स्टूडेंट। तो ओके भैया, आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।